नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। मेरा पूरा एक्सपीरियंस 32 साल का है जो प्रोडक्शन, क्वालिटी और मैनेजमेंट सिस्टम में है। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है क्या होता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो एज पर ISO 30415 के हिसाब से बात करूँगा। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा डाइवर्सिटी क्या होती है, इक्विटी क्या है, इंक्लूजन क्या है, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है, किसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री मानी जाती है। हमारे यहाँ पे बहुत तरह की रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज़्म है। अगर हम भाषा की बात करें तो बहुत तरह की भाषा है और सभी लोग मिलजुल के इस देश में रहते हैं। कुछ इसी तरह से इस स्टैंडर्ड में बात की गई है, जिसका नाम है ISO 30415 2021। प्राइमरीली अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेफिनेशंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली डेफिनेशन वो है डाइवर्सिटी की। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है? वो कहती है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंसेस के और सिमिलरिटीज़ के बिटवीन पीपल। यानी कि बात ये हो रही है कि अलग अलग रिलीजन, कल्चर, रंग और भाषाओं के लोग रहते हैं इंडिया में और देशों में भी, तो कैसे हम सब लोग मिल के काम कर सकते हैं, इसके बारे में ये बात करते हैं डाइवर्सिटी। देन दूसरी डेफिनेशन इक्वलिटी। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है इक्वलिटी और इक्विटी में, तो इसलिए मैं पहले इक्वलिटी की डेफिनेशन की बात करूँगा। इक्वलिटी की डेफिनेशन बात करती है किस तरीके से सभी लोग बराबर हो सकते हैं स्टेटस में, राइट्स में, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और जो रिजल्ट हैं। और जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो वो और थोड़ा माइनर डिफरेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इक्विटी बात करता है कि किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे, प्रैक्टिसेस को बनाएंगे, जिस तरीके से हम इसको इंश्योर कर सकें अलग अलग तरह के लोगों को जो भी उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या उनकी नीड्स हैं उसको पूरा कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कहीं पे कोई एक इंटर्नशिप का काम आता है, अभी उसमें कंपनी डिसाइड करती है कि हम किसी को कोई पैसा नहीं देंगे। अब एक बच्चा जो बहुत अच्छी फैमिली से आ रहा है, जहाँ बहुत पैसा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वहीं पर एक ऐसा बच्चा जो बहुत गरीब फैमिली से आ रहा है, हो सकता है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट हो। तो जब हम इक्वलिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे हमने एक रूल बना रखा है, सब ठीक है। बट जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो हो सकता है हमें लगे कि एक सर्टन, जिसकी भी एक सर्टन सैलरी से कम इनकम है, मे बी उसको एक सर्टन स्टाइपेंड हम जरूर दें, बट जिसके पास काफ़ी अच्छे पैसे हैं उसको हम स्टाइपेंड नहीं देते हैं। तो ये माइनर डिफरेंस है बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो इंक्लूजन। तो इंक्लूजन की बात करते हैं तो मतलब यह है कि कैसे हम इंश्योर करें कि जितने भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उन सबको हमने इंक्लूड किया हर काम के लिए। से फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही सारी सीनियर पोजीशन दी जा रही हैं, या एक सर्टेन भाषा बोलने वाले लोगों को ही एक पर्टिकुलर दिशा में सबको धकेल दिया गया है, ऐसा तो नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है 30415, ये 4 SDG गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्हें 4 गोल्स हैं जो इससे इम्पैक्टेड है। जो पहला है वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जो SDG गोल नंबर 5 है। जो SDG गोल नंबर 8 है वो बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। जो गोल नंबर 9 है वो बात करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और जो आखिरी है वो गोल नंबर 10 है, जो बात करता है किस तरीके से हम इनइक्वालिटी को हम कम कर सकते हैं। तो ये 4 SDG के गोल हैं जो कि डायरेक्टली रेलेवेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ क्लॉज नंबर 4 से लेकर क्लॉज नंबर 11 तक अलग अलग क्लॉजेज हैं जिसमें इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। जो क्लॉज नंबर 4, जो सबसे पहला क्लॉज है, वो बात करता है बेसिक फंडामेंटल्स की डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की, जहाँ वो बात कर रहा है कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से उसको गवर्न करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि लोगों में अकाउंटेबिलिटी आए, लोग इंक्लूसिवली काम करें, और किस तरीके से इसको अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो क्लॉज नंबर 5 है वो बात करता है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्राइमरीली यहाँ पे हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज़ तभी इंप्लीमेंट होती है जब उसका टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है और उसकी सीरियसनेस उसमें होती है। तो जो क्लॉज नंबर 5 है वो इसी बारे में बात कर रहा है कि टॉप मैनेजमेंट को कैसे अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करना है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है, किस तरीके से इंश्योर करना है कि लोगों तक वो बात पहुँचे, वो इस बारे में बात करता है।
जो क्लॉज नंबर 6 है वो बात कर रहा है प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क के बारे में, कि ये जो डाइवर्सिटी एंड इक्विटी का फ्रेमवर्क है उसमें होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इक्विटी के प्रिंसिपल्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, किस तरीके से हमें एक्शंस लेने हैं, कौन से क्वालिटेटिव एंड कौन से क्वांटिटेटिव एक्शंस हमें लेने हैं, किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, उन सब के बारे में बात की गई। जो क्लॉज नंबर 7 है वो बात करता है इंक्लूसिव कल्चर के बारे में। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है कि यहाँ से एक सर्टन स्ट्रक्चर शुरू होता है स्टैंडर्ड का, जहाँ पे वो 4 बातों के बारे में बात कर रहा है हर क्लॉज में। जो पहला है वो बात करता है जनरल, दूसरा बात करता है एक्शंस, तीसरे में बात करता है क्या मेजर्स हम ले रहे हैं, और चौथा वो बात करता है आउटकम्स के बारे में। तो इस तरीके से जितने भी आगे क्लॉज आते हैं और या सब क्लॉज आते हैं उन सब में इन 4 तरीके से सबकी बात की गई। और जो अगला क्लॉज है क्लॉज नंबर 8 जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ये कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में बात करता है। कहते हैं ना वो लाइफ साइकिल आईएलएससी में बोलते हैं ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, कुछ कुछ इसी तरीके से है कि जब हम प्लानिंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की, और जब तक कोई भी एम्प्लॉय उस कंपनी में रहता है तब तक के बारे में सारी बातें इस पर्टिकुलर क्लॉज में की गई हैं। तो जो क्लॉज नंबर 8.1 जो सब क्लॉज है वो जर्नल है, जो इन जर्नल सारी बातें करता है। जो क्लॉज नंबर 8.2 है वो बात करता है वर्कफोर्स प्लानिंग की, कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है लोगों की, कि उनको किस तरह से लोग चाहिए, किस भाषा के, किस रिलीजन के, किस कास्ट के, किस रीजन के, उन सब बातों को समझने का इसमें प्रयास किया गया प्लानिंग के टाइम। जो अगला सब क्लॉज है 8.3 वो बात करता है रेम्यूनरेशन के बारे में, कि जब हम सोचेंगे कि हमें किसको कितनी सैलरी देनी है तो उसमें हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के या इस पर्टिकुलर कास्ट के या इस पर्टिकुलर भाषा के आदमी को ज़्यादा तनख्वाह देनी है, इसको कम देनी है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके बिना ही हमें उस बात को सोचना है। जो अगला सब क्लॉज है वो बात करता है रिक्रूटमेंट के बारे में, कि हमें किस तरीके से लोगों को रिक्रूट करना है, नौकरी पर रखना है। ऐसा तो नहीं कि उसमें हम सोच रहे हैं कि कोई हिंदी बोलता है तो उसका में रखना है, कोई बंगाली बोलता है तो उसका में रखना है, कोई पंजाबी बोलता है तो उसका में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जब भी हम लोगों को रिक्रूटमेंट करें तो सभी तरह के लोगों को बराबर अधिकार हमें देना चाहिए सिलेक्शन के टाइम में। जो अगला सब क्लॉज है वो बात करता है ऑन बोर्डिंग के बारे में, कि किसी को हमने रिक्रूट तो कर लिया, उसके बाद उसकी ऑन बोर्डिंग, उसको किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, उसका इंडक्शन किस तरीके से होगा। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी कल्चर को या किसी रिलीजन को, कि एक रिलीजन को तो हम बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं और एक रिलीजन को बहुत कम फैसिलिटी दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अगला सब क्लॉज है वो बात करता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। जब भी हम किसी को एम्प्लॉई को नौकरी पर रखते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि कंपनी को किस तरीके से उसके नॉलेज को, उसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं। तो वहाँ पर भी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का ध्यान रखते हुए ही हमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के सारे प्रोसेस को एस्टैब्लिश करना है। और उसके बाद अगला है वो बात करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जब हम साल के आखिर में देखते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस कितने रही, इसकी इंक्रीमेंट कितनी करनी है, किसको आगे रेस देना है या नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, तो वहाँ पर भी हमें डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन को फॉलो करना है। और ये नहीं सोचना है कि ये मेरा दोस्त है तो उसको ज़्यादा अच्छी इंक्रीमेंट दी जाए, इससे मेरी लड़ाई है तो उसको कम दिया जाए। इस तरह का भेदभाव ना रखते हुए ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच हमें रखनी है। देन उसके बाद अगला सब क्लॉज है बात करते हैं सक्सेशन प्लानिंग की। यहाँ बात ये हो रही है कि हम कैसे इंश्योर करें कि हम लोगों को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। एक प्रोडक्शन प्रोसेस में या कोई क्वालिटी प्रोसेस में, क्वालिटी है तो न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस में या किसी और प्रोसेस में कैसे हमें लेके जाना है, और वहाँ पर भी हमारे पास समानता भाव होना चाहिए, उसके बेस पे हमें उस काम को करना है। जो अगला है वो बात करता है वर्कफोर्स मोबिलिटी की। तो अब हमें देखना है कि किस तरीके से लोगों को मे बी एक देश से दूसरे देश में, मे बी दिल्ली से पंजाब में या पंजाब से भोपाल में या कहीं और बॉम्बे में या चेन्नई में कहीं किसी को भेजना है तो किस बेस पे भेजना है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि इस भाषा के आदमी को तो भेजेंगे या इस रिलीजन के आदमी को भेजेंगे, इसको नहीं भेजेंगे। उस तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए। और जो आखिरी है वो बात करता है सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर हम किसी को नौकरी से निकालते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो किसी कारण से, स्पेसिफिक कारण से है कि भाई ये इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है इसलिए इसको नौकरी पर रखेंगे, और ये इस कास्ट को बिलोंग करता है तो उसको नौकरी पर नहीं रखेंगे। वो भावना नहीं होनी चाहिए।
और उसके बाद जो क्लॉज नंबर 9, 10 और 11 हैं वो तीनों स्पेसिफिकली इसी डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे वो बात हो रही है क्लॉज नंबर 9 में विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिलीवरी के बारे में। क्लॉज नंबर 10 बात करता है सप्लायर के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में। और क्लॉज नंबर 11 बात करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रिलेशनशिप के बारे में, कि जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर हैं उनको हम किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रणनीति के, उसको हमें ध्यान रखना है। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन का ध्यान रखती है उसकी बिजनेस ग्रोथ हमेशा अच्छी होती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन को इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं करना क्योंकि एक स्टैंडर्ड है या कोई प्रेशर आ रहा है कहीं से, बल्कि इसलिए करना है कि किस तरीके से हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जिन कंपनीज़ में इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ ग्रोथ भी अच्छी होती है, वहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी दिन टिकते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल भी हमेशा हाई रहता है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर 4 के बारे में रहेगा। वहाँ मैं और डिटेल में क्लॉज नंबर 4 के बारे में बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग दिखेगा, वहाँ और विस्तार में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।